हैं कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या होते हैं? कंठ तालु कहलाते हैं। ये है आया है जी क्या है? कंठ तालु तालब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अभी पुराना हमने कंठ तालब, अब ये आया था, आया गया क्या इसका आंसर? कंठ तालब होगा। और देखिए नोट देखिए जरा सा, एक एग्जाम्पल जो व्याख्या दी है, ए और आय, ए आय जो स्थान है कंठ तालब है, और ओ आ जो हैं के कंठोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालब कहलाता है, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? दंतस्थ कहलाता है, दंत कहलाता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है? यानी कि महाप्राण को मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम समय लगे वो महाप्राण, जिसमें कम समय लगे वो अल्पप्राण। तो हमने महाप्राण नहीं है, यानी कि इसका मतलब कह रहे अल्पप्राण होगी। कौन सी अल्पप्राण? कम समय बोलते हैं। जा आराम से बोल देते ना, जा। देख लीजिए इसकी व्याख्या, जरा देख लीजिए आप, व्याख्या को समझिए। व्याख्या आप समझेंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। व्याख्या, व्यंजन के जिनके उच्चारण श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, और इसके अंतर्गत वाक्यों की द्वितीय चतुर्थ तथा समस्त उष्ण वर्ण जो हैं, यानी कि सारे वर्ण जो हैं महाप्राण में आते हैं। वे व्यंजन के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकली, यहाँ थोड़ा बोल के कम निकलते उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। वर्गों के प्रथम तृतीय या पंचम वर्ण जो हैं क्या होते? अल्पप्राण होते हैं। सारे वर्णीय हैं जो अल्पप्राण में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद कीजिए। संख्यागमन का होगा सखी प्लस आगमन संख्यागमन, सखी प्लस आगमन संख्यागमन। देखिए यण संधि का यह क्या है? एग्जाम्पल है, यण संधि का यह एग्जाम्पल है। इसके पश्चात क्या होता है जिसका व्याख्या दिया, व्याख्या समझ लीजिए थोड़ा सा। ये यण संधि है, सखी प्लस आगमन हो जाएगा, सखी प्लस आगमन तो संख्या आगमन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का मतलब होता है विशेष अर्थ निकले, कुछ अटके अलग आए। दशानन, दस हैं जिसके अर्थात आनंद दशानन। इसमें कोई भी पद क्या होता है? कहते हैं ना, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पद। इसकी व्याख्या समझिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या समझिए। दशानन का अर्थ है आनंद, आनंद जिसके अर्थ है रावण। दस आनंद, दस है दशानन। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, उदाहरण है। इस समय कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे त्रिभुज हुआ, नवरात्र हुआ, त्रिलोक हुआ। ये द्विगु समास के क्या है? एग्जाम्पल है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक एग्जाम संख्या से रिलेटेड, त्रिभुज, चौराहा, इस तरह से। उपसर्ग का प्रयोग बताइए। उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में? उपसर्ग का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? शब्द की आदि में, यानी पहले होता है कि बीच में होता है कि अंत में होता है? तो आपको बताना इसके शायद पहले होता है ना। ठीक है, जो उपसर्ग के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि व्याख्या समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं व्याख्या। मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास में कौन सी प्रत्यय लगी है बताइए आप, प्रत्यय क्या लगा है? प्रत्यय मतलब पीछे लास्ट में लगा होगा। मीठा, मीठा धन आस, मिठास, मीठा धन आस यानी आस मिठास। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग है। आस प्रत्यय इच्छावाचक है, भाववाचक संज्ञा को प्रस्तुत प्रत्यय है। जैसे छपास, लिखास आदि। प्रत्यय उस भाषा इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न हो, जिसे किसी अन्य भाषा के अंत में जोड़कर रचना की जाती है, उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अहिर शब्द का तत्सम बताना है। अहिर क्या है? तद्भव है इसका। तत्सम बताना, तत्सम क्या होगा देखते हैं। आखिर दिल्ली भी लगा के देखते हैं, सही गलत है वो, वैसे गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सिर्फ मैं आपको के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो लगाएं वो सही हो। आखिर है महिंदा से,
आहेर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आखेट होता है। आहेर तद्भव शब्द है, इसका आखेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूरन किस प्रकार का शब्द बताइए। तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या तद्भव है। आप अपना सोच के लगा सकते हैं। इसका चूरन का जिस प्रकार का शब्द है अर्ध तत्सम बताते हैं इसमें आंसर। अर्ध तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत, अर्ध तत्सम वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से व्युत्पन्न या विकसित होकर सीधे हिंदी भाषा में आ गए। व्युत्पन्न यानी विकसित हो गए, अविकसित नहीं। जो सीधे डायरेक्ट ले ली जाते हैं वो तत्सम होते हैं। संस्कृत भाषा जो सीधे ले लीजिए वो तत्सम होते हैं। जो विकसित हो जाए कहीं ना कहीं थोड़े से, वो क्या होते हैं, अर्ध तत्सम होते हैं। अर्ध मतलब थोड़ा सा उसमें विकार कर दिया, अर्ध तत्सम बन गया। इसलिए जैसे अग्नि, आसमान, आखिर, कारज, चंद्र, चूरन, भूख आदि। जैसे कारज गाना होता है ना, कारज इस तरह से कुछ गाना होता है, भूख इस तरह से जी क्या है अर्थ। बस कुछ हट के ही पढ़ोगे ना तभी क्वेश्चन में आएंगे। इस तरह से मान लो आ गया कुछ चूरन वाला तो 90% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इसको, समझ रहे ना बात को। जो करेगा वो फायदे में रहेगा। इस तरह समझिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टॉपिक में। अगला क्वेश्चन, कपाट का तद्भव क्या होगा। कपाट का तद्भव होना चाहिए किवाड़। कपाट का तद्भव किवाड़। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं बताइए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता वो क्या कहते हैं। देशज के विदेशज देशज कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, जैसे झाड़ू है, पगड़ी है, लोटा है, झोंका है, टांग है, ठेला है, बहुत सारे, थैला है, डबिया है, मतलब और ये ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो हैं देशज शब्द में आते हैं। झाड़ू हो गया, पगड़ी हो गई, लोटा हो गया, टांग हो गई, ठेठ हो गया। मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड जो होते हैं देशज जो हमें देश में ही निर्माण कर दिया है, अब ने उससे बना दिए। बुंदेलखंडी भाषा में बहुत चलते हैं, अलग अलग भाषा में बहुत सारे वर्ड इस तरह से चला दिए हैं, वो देश वर्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लालटेन शब्द निम्न वर्णों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन आता है, लालटेन क्या होगा, लालटेन तो ये शायद अंग्रेजी भाषा लग रहा है, विदेशी। हाँ, लालटेन क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, लेकिन शब्द की संज्ञा क्या है। बुढ़ापा क्या है, पर किसको बात व्यक्त कर रहा है, भाव। भाव इसमें आ रहा है, भाववाचक। जैसे लंबाई का भाव यानी मेरा बुढ़ापा आ गया, नम्रता से बोलिए, मिठास, समाज, इस तरह से क्या है भाववाचक शब्द होते हैं। आपके अंदर की भावना निकल रही है। बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं कौन सा सर्वनाम है बताइए। वह में बोल रहे हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है, निश्चय है ना, निश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम लेना परफेक्ट निश्चय होना चाहिए भाई। देखते हैं इसका आंसर क्या है, लगा के हमें भी याद नहीं है। हाँ, निश्चयवाचक निकले, वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका नाम किसी वस्तु को निश्चयबोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसा दाम जैसे किस व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा काम वैसा दाम बताइए। अवयव होगा शायद, सॉरी विशेषण है। जैसा काम वैसा दाम है, जैसा विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सर्वनाम है, तुमने वैसा चाहा वैसा होगा, जैसा क्रिया विशेषण है। दोस्तों सिर्फ आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, आंसर सही मिलेगा। हम किस पर टिक कर रहे हैं इस पर मत जाइए, आपको सामने आंसर सही आ रहा है, विशेषण आया, विशेषण पे आपको याद करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, बताइए। अकर्मक क्रिया है, जोर से हंसी, किसी ने नहीं हंसाने की कोशिश की, हंसी। देखो मीरा जोर से हंसी, जब नोट व्याख्या देख रही, जोर से हंसी है वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। जिस क्रिया को व्यापार का संचालन करता है और फल भी करता व पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। और फल भी करता व पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जोर पड़ता हो। अगला क्वेश्चन देखिए, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। भरोसा,
भरोसा कीजिए, संबंध बोधक का इसमें अर्थ आ रहा है, संबंध होना चाहिए शायद। क्रिया विशेषण विशेषण देखते हैं, संबंध बोधक निकला, बिल्कुल सही आंसर निकला अपना भैया। व्याख्या समझिए थोड़ा सा। जो शब्द आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार विषयवाचक संबंध बोधक अवयव उदाहरण है, जैसे बाबत है, विषय है, नाम है, लेके, भरोसे। संबंध बोधक भरोस शब्द का कौन सा रूप है? संबंध बोधक। जो क्या है सारे संबंध बोधक अवयव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इम्पोर्टेंट है जी यार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। लगभग में शायद 3 या 5 का होता है, इसका देखते हैं। सॉरी 4, इसका आंसर गलत हो गया अपनी तरफ से। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। देखिए अर्थ के पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें हल्के में ना लें इन क्वेश्चनों को। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द एवं एकार्थी शब्द होते हैं। वाक्य भी पूछे जाते हैं, वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, इस सब व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, नाम पूर्ण, ऐसा सारी चीज़ पूछी जाती है भाई साहब, याद करना बहुत आवश्यकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? शब्द, सॉरी 4 प्रकार के होते हैं शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? निम्न में से असंगत विलोम गलत विलोम शब्द बताइए। घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, साधवत का सदैव, खग का मृग, खग मृग। कोई समझ में नहीं आ रहा, हम इसमें वो बी लगा के देखते हैं, फिर देखते क्या होता है। आंसर गलत निकल के अपना आंसर असंगत गलत। विलोम शब्द युग्म शाश्वत सदैव, शाश्वत मतलब सदैव, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है ना कि सदैव, क्षणिक होता है सदैव। शाश्वत सदैव, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है ना कि सदैव, इसलिए क्या हो गया? सी वाला गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन, अतपारी जैसे रोग। बताइए। अतपारी जैसे रोग। आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट, आदि मतलब मानसिक पीड़ा की संज्ञा आदि है। व्याधि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप किसी तरह से परेशान ना हों, और इसी तरह की एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसको बहुत ध्यान से देखिए, और भी हम क्वेश्चन इसमें ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अपने स्थान स्थिति से अलग न किया जा सकते। बताइए। अटूट होगा या तो अच्युत को मतलब तोड़ा नहीं जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द है अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं के लिए एक शब्द है अटल। जो दिया ना जा सके के लिए एक शब्द है अदय। व्याख्या समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो स्थान किसी स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत शब्द होते हैं अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं, देखिए जो अपनी स्थान स्थिति से न हो, अपना स्थान जिस स्थान बैठा है और जो इसी स्थिति में बैठा वहाँ से डिगमगाए नहीं तो अच्युत बोलते हैं। जो अपनी बात से और जगह से टले नहीं, अपनी बात से ना टले, बात से ना हटे, उसे अटल कहते हैं। और 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो ना। जो दिया ना जा सके के लिए एक शब्द अदय कहते हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न इसमें से कौन से? पावक है, पावा मतलब आग होती है शायद। अनिल, अनिल वायु है शायद। पावक आग जे किसान आग जे, अनिल अलग है शायद। अनिल जो है वायु का उदाहरण है। अनिल शब्द देखिए, अनिल शब्द भिन्नार्थक है। अनिल शब्द का अर्थ होता है वायु, वायु का पर्यायवाची है।
पावक हुआ, अनल हुआ, कृषाणु हुआ, इन तीन शब्दों का अर्थ होता है अग्नि। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप समझिए जरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न है इस टॉपिक में। अगला क्वेश्चन, प्रमत्त स्वेच्छाचारी प्रमत्त के लिए दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त स्वेच्छाचारी प्रमत्त के लिए दूसरा अर्थ बताइए। उन्मत्त, प्रपीड़ित, प्रतीप्त, उत्कृष्ट। जी तो भाई लगाना पड़ेगा, इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा अपनी तरफ से, उन्मत्त लगा दिया हमने, उन्मत्त सही निकलेगा। प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी होता है, इसका अर्थ होता है उन्मत्त भी होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वार्थी उपर्युक्त अर्थ व्यंजक विकल्प सुनकर लिखें। बताइए दोस्तों इसका आंसर। गेंद का क्या होगा? बड़ी हाथी, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गेंडा। गेंद का क्या होगा? बड़ा हाथी। गेंद का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक बड़ा हाथी होता है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। गलत कौन है? तक्षक। तक्षक का बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। तक्षक का सूत्रधार, शिलान्यास। देखते हैं क्या है इसका, शिलान्यास गलत है। तक्षक का अर्थ होता है शिलान्यास नहीं, बढ़ई होता है, सूत्रधार होता है विश्वकर्मा, सर्व विशेष तक्षक के अर्थ हैं, आदि जो क्या हैं इसके अर्थ हैं, इसलिए शिलान्यास गलत हो, शिलान्यास नहीं होगा। यानी कि पर्यायवाची, तक्षक का पर्यायवाची के बढ़ई भी है, सूत्रधार है और विश्वकर्मा, तीनों क्या हैं? पर्यायवाची हैं, परंतु शिलान्यास इसका तक्षक का पर्यायवाची नहीं है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। वचन, लिंग, कारक। देखते हैं डी पे लगा के क्या होता है, पक्ष सही निकला, अपना आंसर देखते हैं। व्याख्या समझिए थोड़ा सा। पक्ष का प्रकार संबंध क्रिया से, एक क्रिया द्वारा उचित कार का पूर्णता, अपूर्णता, बारंबारता का संकेत है, जैसे वह गया, वह जाता है, वह जा रहा है इत्यादि। कारक विशेष का संज्ञा सर्वनाम रूपों में है, से संज्ञा रूपों में लिंग व्यापक रूप से मिलते हैं। हिंदी में है रूपायत एवं चमत्कारी रूप से मिलता है। वचन का सीधा संबंध संज्ञा से है, पक्ष से। क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए, पक्ष से। अगला क्वेश्चन समझिए, लिंग बताइए। मन गणंत का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, स्त्रीलिंग है, मन गणंत स्त्रीलिंग शब्द है। यानी ऐसे कहते हैं ना, आपने मन गणंत बातें की, उसने तो मन गणंत बातें बना दी, बना दो, ऐसा तो नहीं ना, बना दी, स्त्रीलिंग आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका। आप इसको टिक कर लीजिए, चाहे स्टार लगा दीजिए, कुछ भी अपने अनुसार लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनगणंत क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि जवाब देना इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है लोगों की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। समूह अर्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। यानी समूह में जो समूह के एक समूह जैसा एक अर्थ निकल रहा, गुलाब, गमला, पुरुष, स्तवक। गमला स्तवक आ रहा है, स्तवक समूहार्थक शब्द है। इसका अर्थ फूलों का गुच्छा होता है, गुलदस्ता, ढेर, राशि आदि होता है। गमला कह नहीं सकते, पेड़ पौधे वाला है, लेकिन खाली है। गुलाब वाला पुरुष एक ही है। स्तवक होता है इसका, स्तवक है इसका। स्तवक मतलब होता है एक बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता और ढेर, इम्पोर्टेंट है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूतकाल, काल संधि भूतकाल। खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, पूरी तरह से हमने कहा मैं खाना खा चुका था। इसकी व्याख्या, प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्ति क्रिया काफ़ी समय बीत गया है, अतः इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन, राम खाता है, राम आम खाता है, मैं वाच का कौन सा रूप है?
कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। राम आम खाता है, कर्म कर रहा है, फिर कृतवाच्य हुआ। राम आम खाता में कृतवाच्य, कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को राम आम खाता है कृतवाच्य, कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता से। समझिए, राम आम खाता है में कृतवाच्य, कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का अर्थ है।